हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं अवर एनवायरनमेंट। सो अवर एनवायरनमेंट में हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि इकोसिस्टम में एनर्जी साइकिल किस प्रकार होती है, एनर्जी जो है वो किस प्रकार फ्लो होती है किसी भी एक इकोसिस्टम में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस प्रकार फ्लो होते हैं किसी भी एक इकोसिस्टम में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम और न्यूट्रिएंट साइकिल इन इकोसिस्टम। अब न्यूट्रिएंट की भी क्या साइकिल होती है इकोसिस्टम में? यस, वी ऑलरेडी नो कि किस तरीके से एक दूसरे से इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स इन साइकिल जो है वो भी फॉर्म होती है इकोसिस्टम में। ठीक है, दूसरा कि जो भी इकोसिस्टम में लेवल्स होते हैं, हमें पता है कि इकोसिस्टम में लेवल्स होते हैं। कैसे लेवल्स? कि प्रोड्यूसर सबसे फर्स्ट लेवल पे आते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं फूड, हर्बीवोरस उन्हें खाते हैं तो वो सेकंड लेवल पे आते हैं, थर्ड लेवल पे कार्निवोर्स आते हैं क्योंकि वो उन्हें खाते हैं। तो इस प्रकार ये जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और ये जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं ये किस तरीके से डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होते हैं कि उनका न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसके मुताबिक उनका लेवल होता है एक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो यह जो लेवल है वो कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्यों कहलाता है? ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, हमें पता है ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन होता है क्योंकि लॉन्ग बैक जब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, जब हमने पढ़ा था किसमें, लाइफ प्रोसेसेस में, तब मैंने आपको बताया था कि ट्रॉफिक जो है हेटेरोट्रॉफिक जो है हमने देखा था। तो वो क्यों कहा था हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मीन्स हमने बोला था कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक लेवल किस तरीके से डिसाइड होता है? ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? इज अ पोजीशन, इट इज अ पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम according their न्यूट्रिशन। ठीक है, उनके न्यूट्रिशन के मुताबिक उनकी जो पोजीशन होती है किसी भी इकोसिस्टम में वो कहलाती है उसका ट्रॉफिक लेवल, उस ऑर्गेनिज्म का वो ट्रॉफिक लेवल कहलाती है। अब इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोड्यूसर्स मींस प्लांट्स जो हैं वो फर्स्ट लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इनका होता है। क्यों होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल? ऑफ कोर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। कंज्यूमर्स जिसमें कि हार्बीवोर्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं वो आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर, या इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे डायरेक्टली कंज्यूम्स प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो दे आर कम्स एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। देन कंज्यूमर्स में भी जो कार्निवोर्स आते हैं दे कम्स एट द थर्ड लेवल और टर्शरी लेवल, टर्शरी ट्रॉफिक लेवल, एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ट्रॉफिक लेवल होता है वह उसके न्यूट्रिशन के मुताबिक तय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ट्रॉफिक लेवल है। अब हमने जो फूड चेन देखी थी, ठीक है, जैसे कि ग्रास ऊपर खाता है तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया एंड थर्ड लेवल हो गया। ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। अब लेवल जो है वो और आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टर्शरी लेवल तक ही सीमित रहेंगे। तो फ्रॉग के बाद फ्रॉग को स्नेक खाता है,
ठीक है, स्नेक को ईगल खाती है। ये इस प्रकार की एक फूड चेन होती है, ग्रास, ग्रासहॉपर और फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। जैसे कि हमने फूड चेन पढ़ी थी, फूड चेन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें हम शो करते हैं कि हु ईट्स व्हाट, ठीक है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें यदि हम ट्रॉफिक लेवल समझना चाहें तो ग्रास प्रोड्यूसर है, इसे हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे लेंगे। ग्रासहॉपर क्योंकि कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, इसे हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे लेंगे। फ्रॉग जो है वो टर्शरी लेवल पे, एंड द लेवल गोज ऑन। ठीक, तो इस प्रकार फूड चेन हमने देखी थी। तो जो प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन जो कि हमने किस में पढ़ी थी, एनर्जी फ्लो में। प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन जो कि स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, और यूजुअली जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स होती हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, डेट्राइटस से। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन में फर्स्ट लेवल होगा प्रोड्यूसर एंड द लेवल लाइक दिस, सेकेंड, टर्शरी। ठीक है, तो इस प्रकार ये होते हैं किसी भी फूड चेन में या फूड वेब में भी। ठीक है, वो लेवल जो है वो कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल, जिस पोजीशन पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, तो ये ट्रॉफिक लेवल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया कि फूड वेब जो है, फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड न्यूट्रिशन लिंक्स होती है, जिसमें कि न्यूट्रिशन और एनर्जी जो है वो उन लिंक्स के द्वारा फ्लो होता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि, ठीक है, एकॉर्न जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, एकॉर्न ट्री में जो है वो फ्रूट होता है। ठीक है, जिसे कि स्क्विरल भी खाती है, दूसरे रोडेंट्स भी खाते हैं। ठीक है, अब ये जो रोडेंट्स हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी खाया जाता है। ठीक है, जैसे कि रोडेंट्स एंड स्क्विरल्स को वीजल्स खाते हैं। ठीक है, वीजल्स को खाता है वुल्फ। ठीक है, लेकिन रोडेंट्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं, जैसे कि कैट्स, और कैट्स को भी वुल्फ खा सकता है। समझ रहे? तो ये हमने देखा था, ये फूड वेब जो होता है ये इंटरकनेक्टेड लिंक्स होती हैं, ये एक नेटवर्क होता है। तो फूड चेन और फूड वेब दोनों में ही जो है न्यूट्रिशन और एनर्जी फ्लो होती है। जैसे कि एकॉर्न से रोडेंट्स में न्यूट्रिशन फ्लो हो रहा है, रोडेंट स्क्विरल से वीजल्स में, कैट्स में न्यूट्रिशन फ्लो हो रहा है, कैट्स वीजल से वुल्फ में, और वुल्फ से आगे यदि हम देखें तो टाइगर में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो फूड वेब है या फूड चेन्स हैं, इसमें इन लिंक्स के थ्रू, इन इंटरकनेक्टेड लिंक्स के थ्रू न्यूट्रिशन और एनर्जी फ्लो होता रहता है। ठीक है, अब हमने एनर्जी फ्लो में क्या देखा था, 10% लॉ। ठीक है, तो 10% लॉ जो हमने देखा था उसमें क्या देखा था कि प्रोड्यूसर के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनमें 10% एनर्जी फ्लो होगा प्रोड्यूसर का। ठीक है, उसके बाद एनर्जी फ्लो 10% होगा सेकेंडरी कंज्यूमर में। ठीक है, तो इस प्रकार जो एनर्जी फ्लो होता है वो जितना जो है प्रोड्यूसर से दूर होगा, ठीक है, उसमें उतना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एनर्जी जितना अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में इस लेवल पे एनर्जी जो पास ऑन हो रही है वो लीस्ट एनर्जी पास होगी। जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, फर्स्ट लेवल से, उतनी लीस्ट एनर्जी जो है, उतनी कम एनर्जी जो है वो यहाँ पास ऑन होगी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हुई जा रही है। तो एज मच एज द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेवल एंड द लीस्ट इज द एनर्जी अवेलेबल। ठीक है, तो ये भी एक जो है फैक्ट है अबाउट द फूड चेन और फूड वेब्स कि जितनी डिस्टेंस प्रोड्यूसर से होगी उतना लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी उस कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ट्रॉफिक लेवल, जिसमें कि हमने पढ़ा फूड चेन और फूड वेब में किस प्रकार से एनर्जी फ्लो होता है, और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हमने देखे। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकंड ट्रॉफिक या प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक, ओके ओके, एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं, जो प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो
सबसे ज्यादा उसका बायोमास होगा। ठीक है, बायोमास पिरामिड हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द बायोमास। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे उसका जितना बायोमास होगा, उसका जितना मास होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जितना होगा, उसको हम इकोसिस्टम में उसका बायोमास कहेंगे। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मान लीजिए मराइन इकोसिस्टम में एल्गीज ज्यादा हैं या प्रोटिस्ट ज्यादा हैं या फिश ज्यादा हैं, ठीक है, उनका कितना मास उस इकोसिस्टम में है उसे हम उसका बायोमास कहेंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इन मराइन इकोसिस्टम में द बायोमास ऑफ एल्गी और बायोमास ऑफ प्रोटिस्ट और बायोमास ऑफ फिशेस। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है? बायोमास इज ऑर्गेनिक मैटर और मास, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मैटर या मास कितना है उस इकोसिस्टम में, उसे हम कहेंगे बायोमास। ठीक है, तो ये होता है बायोमास। अब प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन में प्रोड्यूसर का जो बायोमास है वो डेट्राइटस फूड चेन में डेट्राइटस की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो सिर्फ प्रोड्यूसर से फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो डेट्राइटस है वो किससे फॉर्म हो रहा है? वो ऑल डेड एनिमल एंड प्लांट मैटर से फॉर्म हो रहा है। तो डेट्राइटस इज जो है आउट नंबर द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर को वो आउट नंबर कर देगा। वो डेट्राइटस हमेशा प्रोड्यूसर से उसका बायोमास जो है ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेट्राइटस का बायोमास इज ऑलवेज मोर देन द प्रोड्यूसर, ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं बायोमास पिरामिड के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, किस प्रकार अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को, वो हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आवर एनवायरनमेंट में अब हम देखेंगे बायोमास। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल इन इकोसिस्टम हम देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे बायोमास। बायोमास क्या होता है? ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी का भी ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना मैटर है, मास कितना है उसका, ठीक है, उसका वेट, मास कैसे होता है? वेट से हम पता करते हैं, तो वो मास कितना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो उसे हम कहते हैं बायोमास। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर और मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मास है, मैटर है, उसे हम कहेंगे उसका बायोमास। ठीक है, तो बायोमास, डोंट कंफ्यूज बायोमास विद द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द मास, नॉट बाय द नंबर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि एक ओक ट्री वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि पर्टिकुलर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ओक ट्री का जो मास है, बायोमास है, दैट इज मोर देन द स्क्विरल, ऑल्दो नंबर ऑफ स्क्विरल इज मोर देन द ओक ट्री। ठीक है, बट बायोमास ओक ट्री का ज्यादा होगा, क्योंकि स्क्वायरल का टोटल बायोमास यदि 1 किलोग्राम है तो एक ओक ट्री का बायोमास कितना होगा? 1000 किलोग्राम। दैट मीन्स बायोमास किसका ज्यादा है? ओक ट्री का। अब बायोमास के आधार पे यदि हम एक इकोसिस्टम को हम डिवाइड करें या इकोसिस्टम को फॉर्म करें तो किस प्रकार होगा? एक पिरामिड शेप होगा, एक पिरामिड शेप का फॉर्म होगा, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बेस लेवल पे आएंगे और दे कंटेन द हाईएस्ट बायोमास। सबसे ज्यादा मास प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन में ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बायोमास अवेलेबल होगा प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा हर्बीवोर्स होंगे। ठीक है, हर्बीवोर्स यदि आप काउंट करते हैं तो दे आर मोर देन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, कार्निवोर्स। तो इस प्रकार प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन में बेस फॉर्म करते हैं। यदि बायोमास के अकॉर्डिंग हम एक शेप बनाएं तो पिरामिड बनेगा। पिरामिड, बायोमास पिरामिड कह सकते हैं इसको हम।
तो ये बायोमास पिरामिड में बेस पे सबसे आएगा प्रोड्यूसर, बिकॉज सबसे ज्यादा बायोमास जो है ग्लोबली वो प्रोड्यूसर्स का होता है किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हमेशा सबसे ज्यादा बायोमास कंटेन करते हैं बिकॉज वहां पे बायो एक्टिविटी होती है, दे आर द प्रोड्यूसर एंड दे आर द फूड फॉर द अदर, दे प्रोड्यूसिंग द फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि हर्बीवोर्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ईट करता है, लेकिन कार्निवोर्स इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ले रहा है, कैसे? क्योंकि वो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार प्रोड्यूसर्स जो हैं हाईएस्ट बायोमास कंटेन करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। और डेट्राइटस फूड चेन में बेस लेवल पे कौन आएगा? बेस लेवल पे आएगा डेट्राइटस, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि डेट्राइटस से फॉर्म होती है। डेट्राइटस किससे फॉर्म होता है? एनिमल और डेड मैटर से, ठीक है। एनिमल और डेड मैटर को जो खाता है उसके बाद द चेन गोज ऑन, ठीक है। उनको जो नेक्स्ट लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म खाएगा वो आएगा। तो डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द डेट्राइटस, ठीक है, एंड इट फॉर्म द बेस लेवल इन अ बायोमास पिरामिड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेट्राइटस कंटेन करेगा बायोमास इन अ डेट्राइटस फूड चेन, जबकि प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन में प्रोड्यूसर बेस में होगा एंड इट कंटेन्स द मोर बायोमास इन अ बायोमास पिरामिड, ठीक है। अब एक और बात ये है कि जितना हाईएस्ट लेवल पर एक पिरामिड में, हम ये भी आप देखिए कि जितना हाईएस्ट लेवल होगा, हाईएस्ट लेवल in pyramid contain the less or least contain least biomass, ठीक है। जो हाईएस्ट लेवल पे है उसका बायोमास सबसे कम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पिरामिड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर। दैट मीन्स हाईएस्ट लेवल इन द बायोमास पिरामिड इज द लीस्ट बायोमास अवेलेबल, ठीक है। दूसरा वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, वन मोर फैक्ट इज अवे फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल, अवे फ्रॉम द ट्रॉफिक सोर्स, लीस्ट बायोमास कंटेन, ठीक है, लीस्ट बायोमास एंड लीस्ट एनर्जी अवेलेबल, ठीक है। ये दो फैक्ट हैं। ये दो फैक्ट क्या है कि हाईएस्ट लेवल इन द पिरामिड कंटेन द लीस्ट बायोमास एंड लीस्ट अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। लीस्ट अवेलेबल बायोमास एंड द लीस्ट अवेलेबल एनर्जी, ये मैंने आपको भी बताया कि जितना दूर जो उसका लेवल होगा उतनी कम उसको एनर्जी अवेलेबल होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आ रही है, ठीक है। तो लीस्ट अवेलेबल एनर्जी होगी यदि हाईएस्ट लेवल है तो, और सोर्स से, अपने ट्रॉफिक सोर्स से, मतलब जो उसका न्यूट्रिशन है उससे वो जितना दूर होगा उसका बायोमास उतना ही कम होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन यदि बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है तो बायोमास कैसे फॉर्म होगा? तो अवे फ्रॉम द ट्रॉफिक सोर्स लीस्ट बायोमास इट कंटेन, ठीक है। तो ये भी दो फैक्ट हैं जो कि बायोमास से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बायोमास आपको समझ में आ गया क्या है बायोमास। अब हम देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जैसा कि हमें पता है एक इकोसिस्टम में सभी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस जब एक पूरे इकोसिस्टम में स्प्रेड हो जाता है, क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्रोड्यूसर पे प्राइमरी, प्राइमरी पे सेकेंडरी, सेकेंडरी पे टर्शरी। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? कोई सब्सटेंस जब एक पूरे इकोसिस्टम में स्प्रेड हो जाता है तो उसे हम उसका बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब कोई सब्सटेंस कैसे पूरे इकोसिस्टम में स्प्रेड होगा? मान लीजिए प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स
जो भी उनका न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, ठीक है। तो सॉइल में कुछ भी न्यूट्रिशन होगा, मान लीजिए हैवी मेटल्स, ठीक है, हैवी मेटल्स प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कंज्यूम कर लिया, नॉट कंज्यूम, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, उन हैवी मेटल्स को जो है सॉइल्स में से एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो हैवी मेटल्स किस में आ गई, प्रोड्यूसर्स की बॉडी में आ गई। अब इन प्रोड्यूसर्स को, इन प्लांट्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स ईट अप करेंगे तो क्या होगा, वो हैवी मेटल किस में आ जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स में। जब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर ईट अप करेगा तो वो हैवी मेटल किस में पहुंच जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, एंड द साइकिल गोज ऑन, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जब इस प्रकार से पूरे इकोसिस्टम में स्प्रेड होने लगता है तो हम उसे उस सब्सटेंस के का बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, कि किस प्रकार वो पूरे जो इकोसिस्टम में उसमें वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जो इसका कॉमन एग्जाम्पल है डीडीटी का बायो मैग्निफिकेशन। डीडीटी एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका कि छिड़काव किया जाता है मच्छरों की रोकथाम के लिए। मॉस्किटोज जब बहुत ज़्यादा डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है ब्रीडिंग को उनकी, तो डीडीटी एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसे रोकता है, ठीक है। तो डीडीटी क्या करते हैं, डिफरेंट, आपने देखा होगा वाइट कलर का स्मोक टाइप जब वो छिड़कते हैं तो वो स्मोकी दिखता है, ठीक है। तो ये डीडीटी जो है ये इसका बहुत ज़्यादा छिड़काव करने से क्या हुआ कि ये सॉइल में आ गया और बहुत समय से ये छिड़काव किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल में ये आ गया। जब इसका छिड़काव किया गया तो सॉइल में ये आ गया, सॉइल से ये प्रोड्यूसर्स में एब्जॉर्ब कर लिया गया, और जब ये प्रोड्यूसर ने एब्जॉर्ब किया तो हर्बीवोर्स में ये पहुंच गया, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, और कार्निवोर्स से डिफरेंट, जो हर्बीवोर्स से डिफरेंट पूरे इकोसिस्टम में, दैट मींस फूड चेन के थ्रू पूरे इकोसिस्टम में ये डीडीटी का बायो मैग्निफिकेशन हो गया, जो कि बहुत ही कंसिडरेबल है, बिकॉज डीडीटी हार्मफुल है यदि बॉडी में पहुंच जाए तो ह्यूमन में या एनिमल्स में या प्रोड्यूसर्स में। तो इस प्रकार ये बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ एनी सब्सटेंस in the whole ecosystem is called as बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूट्रिशन जो है, ट्रॉफिक लेवल जो वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और इसीलिए जब हम न्यूट्रिशन साइकिल देख रहे हैं तो हम बायोमैग्निफिकेशन भी देख रहे हैं, क्योंकि जब ईट अप करेंगे जो है इस प्रकार साइक्लिंग में जो न्यूट्रिशन है वो होगा तो ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूसर्स लेंगे वो ऊपर जाएगा ही, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि जो भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं, जो भी पॉल्यूशन प्रेजेंट है सॉइल में जो स्पेशली जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि केमिकल्स जो हैं इंडस्ट्रीज से पानी में, सीवेज में छोड़ दिए जाते हैं, पानी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं और इसलिए उसकी जो रोकथाम करना है वो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट में आज के समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एक दूसरे को बहुत अफेक्ट करते हैं इन एन इकोसिस्टम। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनका कहीं भी इम्बैलेंस विल अफेक्ट द होल इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बायोमास, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किस प्रकार साइकिल बनती है इकोसिस्टम में, वो हम देखेंगे।